Hello achievers, how are you doing all? Hope you guys doing really very good. जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आज हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने मॉड्यूल के थ्रू फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया जाए। मॉड्यूल ही क्यों? मॉड्यूल इसलिए क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, वो हमारे मॉड्यूल को रेफर करके आएंगे। सो हम इस वीडियो में जो भी कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम आईसीआई के मॉड्यूल से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एक बार मॉड्यूल साथ में लेकर बैठते हो और ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, आप उसको देखते हो तो ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं होगा जो आप अटेंड नहीं कर सकते अपने एग्जाम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज, क्या है इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज होगा मैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, मतलब मैं उसको हाईलाइट करता चलूंगा। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर देंगे। तो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उसको हाईलाइट करूंगा। ओके, द टर्म इकोनॉमिक्स इज ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोनोमा व्हिच मींस हाउस होल्ड। ये हमारा एक एमसीक्यू भी है। इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव होता है? ग्रीक वर्ड से ओइकोनोमा व्हिच मींस हाउस होल्ड। ओके, और ये टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक वाज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी हमारा एक एमसीक्यू है। ये भी हमारा एक एमसीक्यू है, हमारे मॉड्यूल में एक एमसीक्यू है। इकोनॉमी पहले एक पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, बाद में हम सोशल इकोनॉमी इकोनॉमिकल हो गया, बाद में इसका कैटेगराइज हो गया, लेकिन पहले सिर्फ एक इकोनॉमी थी जो थी पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, जो बुक लिखी थी किसने लिखी थी? वो एडम स्मिथ ने लिखी थी। एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कल्चर हेल्थ द वेल्थ ऑफ नेशन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न बुक्स ऑफ इकोनॉमी। ये भी हमारा एमसीक्यू है। हमारे मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू चल रहे हैं यहाँ पे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं सिर्फ उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओके, सो 3 एमसीक्यू हमारे यहीं से बन गए। 3 एमसीक्यू हमारे यहीं से बन गए कि एक तो हो गया कि इकोनॉमी कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, जो कि हाउस होल्ड से आया है, और इकोनॉमी वर्ड से। और इकोनॉमी पहले 19th सेंचुरी के पहले क्या एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जानी जाती थी। और ये जो बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ कंसीडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ह्यूमन दो फंडामेंटल फैक्ट क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो फंडामेंटल फैक्ट क्या है? फंडामेंटल फैक्ट है ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट एंड द मींस टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट आर रिलेटिवली स्केयर फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके तो कम से कम हमारे मॉड्यूल में कम से कम क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है इन दोनों पॉइंट पे। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पॉइंट क्या है? ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स and the means to satisfy these wants relative scales from the subject matter of the economy। और जो इसको इस सारे वांट्स को पूरी करने के लिए हमारे पास रिसोर्स जो है वो पूरे अवेलेबल नहीं है, स्केर्स है मतलब कम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब देखते हैं बिजनेस इकोनॉमी क्या होता है। लेकिन जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो बिजनेस इकोनॉमी है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो बिजनेस इकोनॉमी। तो देखते हैं बिजनेस इकोनॉमी क्या है। Business economy is also business economy may be defined. Business economy may be defined as a economic analysis to make business decision involving the best use of organization to scarce resource. Business economics is defined as a use of economic analysis. जब हम इकोनॉमिक एनालाइज को करके डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी हमें क्या होती है? इकोनॉमी हमें ये बताती है हम अपने स्केर रिसोर्स को यूज करके अपने जब वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक होता है द इकोनॉमिक एनालाइज करके बेस्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब बेस्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे। सो यहां तक हम बिजनेस इकोनॉमिक और इकोनॉमिक के बीच का डिफरेंस समझ चुके हैं। इकोनॉमिक क्या होता है और बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है। अब देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक का नेचर क्या है। व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक।
बिजनेस इकोनॉमी एक सब्जेक्ट मैटर है, एक माइक्रो इकोनॉमी और एक है मैक्रो इकोनॉमी। बेसिकली हमें इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विद एन इकोनॉमिक सिस्टम। अदर माइक्रो स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद अ इकोनॉमिक सिस्टम. In other words, microeconomics examine the how to individual unit, how the consumer unit, how a single firm, how a single company allocate their resources, allocate the scarce resources to maximize his profits. Okay, then it will be considered as a microeconomy. We are not studying macroeconomics. So let's move forward. Nature of business economy. Business economy का nature क्या है? सबसे पहले वो देखते हैं बिजनेस इकोनॉमी इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक इज अ साइंस, लेकिन क्या ये साइंस है? सॉरी, बिजनेस इकोनॉमी इज अ साइंस। साइंस क्या होता है? पहले देखो, साइंस होता है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद एस्टैब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस वो होता है जो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस ओके। और सेकंड पॉइंट क्या हमारा, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमी इज बेस्ड लार्जली ऑन द, हाँ, लार्जली ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसलिए है क्योंकि अगर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो एक सिंगल यूनिट को लेके करेगा, एक पर्टिकुलर यूनिट को लेके करेगा। अगर जब पर्टिकुलर यूनिट की बात होती है तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमी बेस्ड लार्जली ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ द मैक्रो एनालिसिस। लेकिन क्या मैक्रो एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक में नहीं आता? बिजनेस इकोनॉमिक मैक्रो का भी पार्ट है, तो वो उसके एलिमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जाएंगे। ओके। Business economic is an art. Business economic is an art involve practical application and rules and principle of the attainment of subject a set of objective. जैसे आर्ट में हर समय सिचुएशन अलग होती है, वैसे इकोनॉमिक में भी सिचुएशन अलग होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक इज अ परफेक्ट आर्ट। Business economic is a science, but it is not pure science. But business economic is art, and it is a perfect art because we have to change the situation and change the situation alternately. And it is a perfect thing to say that economic is basically on the act of a people, act of a individual to maximize his profits. Okay. Theory of markets and private enterprises. Theory of market and private enterprise. Business economy largely uses the theory of market and private enterprises. The theory of the firm allocation of resource backdrop of private enterprises economy. Pragmatic in approach. Pragmatic approach means practical in approach. जो बिजनेस इकोनॉमिक होता है प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस करता है। मतलब अगर मैं कुछ डिसीजन मेकिंग करता हूँ वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर प्रैक्टिकली नहीं हुआ तो वो कोई इकोनॉमिक में आ ही नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमी जो है प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, मतलब प्रैक्टिकल इन अप्रोच। यहाँ पे देखो लिखा होगा बिजनेस इकोनॉमी प्रैग्मेटिक अप्रोच अटैक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द फर्म इन द रियल वर्ल्ड। ओके। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा नहीं तो हम रियल वर्ल्ड से अपना रूबरू करा ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैग्मेटिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है बिजनेस इकोनॉमिक में। इंटरडिसिप्लिनरी बिजनेस इकोनॉमिक से इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इनकॉर्पोरेट टूल्स अदर फ्रॉम लाइक मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, थ्योरी, अकाउंटिंग। हाँ, ये सब होना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर क्या होता है? नॉर्मेटिव नेचर वही होता है जब हम अपने थॉट सजेशन देते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। बस इतना ही अंतर है। पॉजिटिव इकोनॉमी जो होता है वो फैक्ट और फिगर्स पे बात करता है। पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स ऑब्जेक्ट एंड साइंटिफिक मैनर। जो पॉजिटिव या मतलब प्योर साइंस होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में वर्क करता है और एक साइंटिफिक मैनर में काम करता है बेस्ड ऑन उसमें कोई हमारी जजमेंट या डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट, और इन अदर वर्ड स्टेट्स दैट what out to be। इसमें ये सब नहीं होता, जो है सो है। पॉजिटिव ना मतलब जो है सो है।
मतलब फैक्ट फिगर्स पे बात होगी, ऐसी बात नहीं है कि हवा में बात होगी। लेकिन वहीं पे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जो प्योर साइंस नहीं है, जो प्योर साइंस नहीं है, वो क्या बात करती है? नॉर्मेटिव इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, it suggests application of economy regarding formulation, what ought to be, what should be, what I think, what is the personal perception of a people. It show the personal perception, personal decision, and his thinking, and what out to be. इसमें ये सब होता है, what should be और what out to be। लेकिन जो पॉजिटिव होता है बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर होता है, क्योंकि वो प्योर होता है, वो प्योर चीज होता है। अब देखते हैं स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमी का। बिजनेस इकोनॉमी इज क्वाइट वाइडर, it cover most of the practical problem, and as a manager or a firm faces, there are two categories of business economy. So directly applied microeconomics applied of internal issue, and macro applied for the external environment. Okay, माइक्रो इकोनॉमी और पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी अप्लाइड टू द ऑपरेशनल और इंटरनल इशू। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, जो हमारी डिमांड एनालाइज होती है वो इंटरनल होती है, क्योंकि डिमांड हम कौन से बुक में पढ़ते हैं? डिमांड हम पढ़ते हैं माइक्रो में। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डिमांड एज होल नहीं निकाल सकते हम, डिमांड की एक सिंगल चीज की निकालते हैं हम। एक बार हमेशा भी ऐसा ये निकाल सकते हैं कि पूरे देश में किसकी डिमांड है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता है लेकिन एक सेक्शन की क्या डिमांड है, दूसरे सेक्शन की क्या डिमांड है, एक समय की डिमांड क्या है, दूसरे समय की डिमांड क्या है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस में होता है ये सब। हमारा मतलब चैप्टर ही है तो हम इसको समझ सकते हैं ज्यादा आसानी से ही। हमारा मतलब एक चीज को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस को किसी फिट करने के लिए, एक प्राइस को फिट करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कर सकते हैं। Resource allocation. Business economy, with the help of advanced tool of the linear programming, enables the firm to arrive the best course of action for optimum utilization of available resource. Means जो हमारे पास एक available resource है, उसको linear programming के थ्रू किस तरीके से best उसका utilization किया जा सकता है with minimum available resources, with minimum available resources और optimum utilization of available resources. ओके, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक डिसीजन लेने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। प्राइस एनालिसिस, प्रॉफिट्स आर द मोस्ट ऑफन अनसर्टेन ड्यू टू अनचेंजिंग प्राइस और मार्केट कंडीशन। प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स द फर्म टू मेजर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट कंडीशन अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट एनालिसिस आल्सो इमेंसली यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोग्रामिंग। अगर हम प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं माइक्रो लेवल पे, तो हमें फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें बहुत मदद करती है वो। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक बार समरी देख लेते हैं, 2 मिनट के अंदर एक बार समरी देख लेते हैं। द इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ टू फैक्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and resources are scarce. Human wants are unlimited and the resources are very scarce. Economics is the study of process of which the relative scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited want of human being in a society. To allocate the satisfy the completing unlimited human want of the society. What is the subject matter of economics? Subject matter is macroeconomic and macroeconomic. Microeconomy examine the individual unit, microeconomy is individual unit, and where macroeconomy is the behavior of the large aggregate such as overall level of output, total consumption, total saving, total investment, GDP, per capita income, population, etc. etc. Business economy integrate the economic theory with the practical realize the economic analysis, formulation of business policies. While business economy are basically concerned with the micro economy, जैसे हमने पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक से क्यों होता है, जैसे हमने भी पढ़ लिया है माइक्रो इकोनॉमिक से ही क्यों होता है। With the macroeconomics, they analyze the environment in which the business has to function. Business economics is a normative science. Business economics is a normative which is indisciplinary and pragmatic in approach. Business economic normative science क्यों होता है? क्योंकि ये pragmatic in approach होता है, मतलब practical approach पे काम करता है ये। There are two categories of business issue which economics theories are can directly applied, namely microeconomics operational. Microeconomics is operational or internal issue, where macroeconomics applied to the environment or external issue.
external issue. Okay. Business economy make of microeconomy such as demand rise forecasting is बेसिक चीज है. सो ये हमारा पहला चैप्टर था और पहले चैप्टर का सेकंड यूनिट पे आते हैं. ये भी जल्दी फटाफट खत्म करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि आज शाम 8 बजे हमारा एमसीक्यू का क्विज भी है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसका कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एक बार अपने मॉड्यूल से गो थ्रू कर लीजिए. आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट इस चैप्टर में देना है. उसके बाद ये पूरा चैप्टर अच्छे से डन हो जाएगा आपका. तो आप इसको करने के बाद जरूर से जरूर एमसीक्यू का टेस्ट दीजिएगा. उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन हाईली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम को नजर रख के ही क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा. ओके. सो बेसिक सेंटर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड बाय whom to produce, by whom to produce. इतनी ही चीजें हैं. लेकिन अगर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कुछ और चीज आती है, जैसे कुछ और चीज आती है, उसको हमें नजरअंदाज करना है. हमें सिर्फ 3 पे ही फोकस करना है अपने. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट प्रोविजन आर टू मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है कभी. लेकिन ये भी है, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आज पढ़ेंगे. क्योंकि हमने 12th क्लास तक सिर्फ 3 प्रॉब्लम पढ़ी थी. ओके. व्हाट टू प्रोड्यूस सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीनों में से. व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं. इतना रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है एवरी सोसाइटी. तो हम ऐसा गुड्स बनाएं जो कि ऐसा गुड्स हम बनाएं कि जो कि सोसाइटी को नीड है. हम उसी छोटे रिसोर्सेज में हम पूरी सोसाइटी को सेटिस्फाई करा सके. एंड हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम कौन सी टेक्निक लगा के, ऐसा कुछ टेक्निक लगा के हम प्रोड्यूस करें जिसके वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़े. जैसे देखो प्रोडक्शन विद हैंडलूम इन्वॉल्व विद लेबर एंड प्रोडक्शन ऑटोमेटिक लूम इन्वॉल्व मोर ऑफ द मशीन. जैसे हम हैंडलूम्स बनाते हैं, उसे हम हाथ से बनाते हैं, लेबर जिससे बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. वहीं पर ऑटोमेटिक जो लूम होता है वो कैपिटल है, मशीन. तो अगर हम मशीन वहां पे लगाते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जिससे हमारी ज्यादा प्रॉफिट होगी. तो हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस काम पे कौन सी टेक्निक लगाएं. ठीक है. एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए बनाएं. अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच सोसाइटी हैज टू फेस, बट हम बनाएं किसके लिए. इट शुड बी प्रोड्यूस, व्हाई शुड बी प्रोड्यूस एंड बाय whom टू प्रोड्यूस, हु विल परचेज दिस गुड्स. A society cannot satisfy each and every want of the people. As we know that a society cannot satisfy each and every want of society. Therefore, it has to decide on who should get how much of the total output of the goods and services. Understand how the goods and services should be distributed among the member of society. In other words, it has to be decided about the shares of different people in the national cake of the services. मतलब किसका कितना हिस्सा होगा, पूरे हिस्सेदारी में किसका कितना हिस्सा होगा, किसके लिए हम सामान बनाएं. ठीक है. तो एक कपड़ा मार्केट जो होता है, कपड़ा मार्केट बनाने से पहले 100 बार सोचता है कि हम कौन सा कपड़ा बनाएं. अगर वो इस सीजन में अगर वो गर्मी कपड़े बनाता है तो वो नहीं बेच पाए, क्योंकि वो उसके कस्टमर उस जैसे है नहीं. इस समय उसके कस्टमर इस समय ठंडी कपड़ा खरीदना चाहे, तो वो एनालाइज करके करेगा कि मैं इस बार ठंडी कपड़े बनाऊंगा, तो उसके ठंडी की सेलिंग, कपड़े की सेलिंग होगी. What provision should be made for economic growth? Provision क्या बनाना चाहिए? Society would not like to use all the scarce resources for current consumption only. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही पूरा हम scarce resources है, जो भी हम आज ही रिसोर्स सब खत्म कर दें, ये नहीं. हमें आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रखना पड़ेगा. तो हमें सब प्रोविजन बना के चलने पड़ेंगे कि मतलब इसका ये है कि सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब करना है, कितना सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना प्रोविजन बनाना है. ये सब अपने ध्यान में देखो, यहाँ पे लिखा भी है, शायद यहाँ पे लिखा है. Therefore, a society has to decide how much saving and investment, how much sacrifice current consumption should be made for the future progress. हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना भी सेविंग करना है, ये सब हमें प्रोविजन बना के रखना चाहिए. ओके. ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास सब चीज कम है, इसलिए हमें वो भी डिसाइड करना है क्या बनाए, कैसे बनाए, कितना बनाए, और हम कितना बचाएं और कितना लगाएं. ओके. चौथा पॉइंट ये है.
आप देखते हैं तीन टाइप की इकोनॉमी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीन टाइप की जो इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें से आपको कम से कम दो से तीन मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इसी तीन टॉपिक पे आएगा। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तीन टॉपिक पे आएगा। तीन टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक है और 3 4 लाइन का एक टॉपिक है बस, लेकिन 2 से 3 मार्क्स का पक्का कंफर्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक, प्रीडोमिनेंट मतलब डोमिनेंट करता है इकोनॉमिक पे। डोमिनेंसी अगर कहीं पे भी आ जाएगा तो आप समझ लेने कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी। मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी, जहां जाए ऐसा शब्द आपको लगे वो समझ लें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे सब चीज फ्री है, कितना भी प्राइस लगाओ आप, कोई गवर्नमेंट कोई सरकार रोकेगी आपको कोई नहीं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में क्या होता है, जो सेलर होता है वहां पे वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिसाइड करता है और उसी प्राइस को सेलिंग करता है। तो आप अगर कहोगे कि वो अगर सेलर की मर्जी चल रही तो प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, लेकिन उसकी फिर डिमांड नहीं होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटलिस्ट शुड बी इंक्लूड इन सम कैपिटलिस्ट, जैसे हमारे यूएस है, से हमारा यूएस, ओके, यूएस है। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहां पे राइट प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, सब चीज उनका प्राइवेटली होता है, मशीन फैक्ट्री सब प्राइवेट होता है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, कोई भी कहीं भी अपना इंटरप्राइज मतलब इंटरप्राइज मतलब बिजनेस या छोटे मोटे दुकान खोल सकता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, सारे सबके पास इकोनॉमिक चॉइस होता है, क्या कोई खरीदना चाहता है, क्या बेचना चाहता है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन, सबके पास अपनी अपनी राइट होती है वहां पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलर को राइट हो, बायर्स को भी राइट होती है। ओके, प्रॉफिट मोटिव, उनका सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उनका सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दोनों जो सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, कॉमन कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, कंज्यूमर इज अ काइंड ऑफ कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी मींस दैट द बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हिच गुड्स सर्विस टू बी प्रोड्यूस। सब डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर कितने प्राइस में चाहता है, वो भी कंज्यूमर सोवर्जिनिटी में आएगा। ओके, कंपटीशन, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, क्योंकि आप ही समझो इतने ज्यादा अगर सेलर होंगे और इतने ज्यादा बायर होंगे तो क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। कंपटीशन ब्रिंग द बेस्ट अमंग द बायर एंड सेलर ऑफ द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ओके, इसीलिए आज दूसरा देश है हमारे देश से बहुत आगे, मैं आगे डिस्कस करूंगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता, जो करना है बायर सेल करते हैं। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या है देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट सेल्फ रेगुलेटिंग, एक बंदा चलाता है, अकेले भी चला सकता है, ग्रुप में भी चला सकता है। थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म मतलब होता है प्राइस डिसाइड बाय डिमांड एंड सप्लाई। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर देन कैपिटल। कैपिटलिस्ट में फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हर बंदा जो होता है वो आगे, मतलब वो सोसाइटी के लिए नहीं, वो अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है। अगर एक बंदे का प्रॉफिट हो रहा तो एक सोसाइटी का प्रॉफिट होगा, एक सोसाइटी का प्रॉफिट होगा तो एक सेक्शन का प्रॉफिट होगा, एक सेक्शन का प्रॉफिट होगा तो एक स्टेट का प्रॉफिट होगा। अगर एक स्टेट प्रॉफिट कमा रहा है तो डेफिनेटली जो कंट्री की ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। ओके, रिसोर्सेज ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया है, इम्पोर्टेंट नहीं ज्यादा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन हमने वो सब ऊपर पढ़ लिया। कैपिटलिस्ट रिवॉर्ड द मैन इनिशिएटिव, मैन इनिशिएटिव इंटरप्राइज मतलब क्या है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पैसे लगा रहा है तो वो रिवॉर्ड उसी को मिलेगा। ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, जैसे रशिया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे ये काम करती है कि सिर्फ समाज के कल्याण हेतु कार्य होगा, उसे कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाज के कल्याण हेतु कार्य जब होता है उसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदे का ओनरशिप हो। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के थ्रू होती है प्लानिंग। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस नहीं होता, जो गवर्नमेंट बनाएगी वही बनेगा सिर्फ। जैसे चाइना में जो बनता है वो सबको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बने। मिनिमम फ्लोज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म का मार्केट फ्लोज पे इतना काम नहीं करता, क्योंकि जो प्राइस डिसाइड होता है वो प्राइस डिसाइड होता है जो सेंट्रल डिसाइड मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं होता कि कर एक बंदा अगर मार्केट में तो क्या ही कंपटीशन होगा, तो जैसे चाइना में है।
देश बेच रहे हैं वो लोग। मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, इक्विलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली होता है, उसमें कोई ये नहीं कंपटीशन नहीं होता, इस सेक्शन को ज्यादा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म प्रीडोमिनेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मींस दबाव डालना जनता के ऊपर, दबाव डाला जनता के ऊपर क्योंकि तुम यही काम करो, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, एंटरप्रेन्योर को आगे नहीं आने देता। सोशलिज्म टेक्स अवे ऑफ बेसिक राइट, बेसिक राइट छीनता है, प्रॉफिट, इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू, अगर एक फर्म प्रॉफिट कमा रहा है तो उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं डालता वो लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस नॉट डिटरमाइन द फोर्स ऑफ मार्केट प्राइस। यहाँ पे जो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा था कि मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिसाइड की जाती है, यहाँ पे की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, यहाँ पे की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जो मार्केट्स एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाते हैं, जैसे इंडिया, जैसे हमारा प्यारा भारत, coexistence of public property as well as private property, दोनों यहाँ पे मिलके काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। कॉम्बिनेंट ऑफ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, कंबाइंड सेक्टर भी होता है, इसको गवर्नमेंट भी चलाता है, प्राइवेट भी चलाता है, दोनों मिलके भी चलाते हैं। ये सब ऐसा है। द बेसिक प्रॉब्लम क्या है, गिव राइज टू मनी, द बेसिक प्रॉब्लम इज स्कैर्सिटी गिव राइज टू द मेनी फैक्टर इकोनॉमिक, अनलिमिटेड वांट्स and scarcity of resource leads to center problem like what to produce, how to produce and by whom to produce, the basic economic problems, so how to, ये सब चीज हमने पढ़ लिया है। everything we had everything the important in this chapter we had read this, so आप एक बार चैप्टर फिर से पढ़ लीजिएगा अपने मॉड्यूल से। फिर मिलते हैं 8 बजे टेस्ट के साथ। so goodbye, happy learning, thank you।